जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू। बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस। लिसनर्स के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है शुक्रवार और दिनांक है 15 सितंबर। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अपने बचपन में हमने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी एक कविता पढ़ी थी। आज इंजीनियर्स डे के अवसर पर आइए आपको सुनाता हूँ। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ईश्वर के कलाकारी की कितनी सुंदर व्याख्या है इस कविता में। ईश्वर जो ब्रह्मांड का पहला इंजीनियर है, जिसकी रचनाएं अनमोल हैं, सुंदर हैं, सराहनीय हैं। वैसे अगर देखें तो हम सबके घर में भी 2 इंजीनियर हैं जो उसी ईश्वर का दूसरा रूप हैं। वो हैं हमारे माता पिता, जो हमें एक बचपन से गढ़ते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक इंजीनियर हमारे गुरु भी होते हैं जो हमारा बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करते हैं। एक इंजीनियर हमारे आसपास का वातावरण और प्रकृति भी होती है जो हमारा सार्वभौमिक विकास करती है। एक इंजीनियर हमारे खुद की जिंदगी होती है जो अपने खट्टे मीठे तजुर्बों से हमें गढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। और इन सबसे बड़े इंजीनियर तो आदि योगी हमारे भोले बाबा हैं, जो देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल और अनाथों के नाथ विश्वनाथ हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और आइए अब करते हैं बातें देश, दुनिया और अपने शहर बनारस की। G20 सतत वित्तीय कार्यकारी समूह की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई। वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने के साथ ही बेहतर विश्व बनाने पर मंथन के बाद टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का संकल्प लिया गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों के लिए पर्याप्त संसाधन और वित्त जुटाने पर बल दिया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 सतत वित्त कार्यकारी समूह ने 6 सिफारिशें की, जिसमें मुख्य तौर पर जलवायु वित्त पोषण के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र विकसित करने, हरित और लो कार्बन प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और नियोजन को प्रेरित करने के लिए नीतिगत उपाय आदि रहे। बैठक में सह अध्यक्ष के तौर पर भाग ले रहे अमेरिका और चीन ने कहा कि इसके बिना विकास का असली लक्ष्य सही मायनों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। G20 सतत वित्त कार्यकारी समूह के 80 से अधिक प्रतिनिधि गुरुवार को बैठक संपन्न होने के बाद शाम को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने लाइट एंड साउंड शो के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन को समझा। नगर निगम के नवगठित 3 जोन अब अस्तित्व में आ गए हैं। कामकाज भी शुरू हो गया है। सबसे पहले वहां जन्म मृत्यु के पंजीकरण होंगे। नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को वहां शुक्रवार और शनिवार को पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। ऋषि मांडवी जोन में इसकी शुरुआत भी हो गई है। शुक्रवार को यहां 20 लोगों के आवेदन जमा होंगे। नगर निगम में पहले 90 वार्ड और 5 जोन थे। सीमा विस्तार के बाद 100 वार्डों का गठन हुआ तो 3 नए जोन बनाए गए। जन्म मृत्यु के पंजीकरण को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी नए जोन में ही पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए इन नए जोन में जोनल अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। नए आदेश के मुताबिक फौरी तौर पर हर शुक्रवार और शनिवार को यहां जन्म मृत्यु पंजीकरण किया जाएगा। निःशुल्क मोक्ष वाहिनी सेवा का संचालन वाराणसी विकास समिति ने गुरुवार को पुनः शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में कमिश्नर कौशल राज शर्मा और महापौर अशोक तिवारी ने झंडा दिखाकर इसका
आरंभ किया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए 7565001458 और 7565001461। अब कोई भी व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शवों को ले जाने के लिए फोन कर इन्हें वाहिनियों को बुला सकता है। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें कि अनुरक्षण कार्य के चलते शुक्रवार को कई क्षेत्रों में बिजली कटौती होगी। अधीक्षण अभियंता अनूप सक्सेना ने बताया कि करौंदी और चितईपुर क्षेत्र में सुबह 11 बजे से 4 बजे तक, नरिया, सरायनंदन और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई कार्यालय के आसपास सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कटौती होगी और आशापुर, श्री कृष्णनगर कॉलोनी और पहड़िया क्षेत्र में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कटौती होगी। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक सेमिनार कार्यक्रम होटल रामाडा प्लाजा में सुबह 10:30 बजे से आयोजित है। साहित्यकार डॉक्टर उमेश प्रसाद की पुस्तक का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे से आयोजित है और दिव्य कला मेला का शुभारंभ टाउन हॉल में शाम 5 बजे से होगा। खेल समाचारों में एशिया कप के फाइनल में जगह बना चुकी भारतीय टीम का सामना शुक्रवार को बांग्लादेश से होगा, जो शुरुआती 2 मुकाबले हारकर पहले ही खिताबी मुकाबले की दौड़ से बाहर हो चुका है। भारतीय टीम रविवार को होने वाले फाइनल मैच से पहले अभ्यास करने उतरेगी। टीम प्रबंधन इस मुकाबले में अपने संभावित खिलाड़ियों को आजमा सकता है, जिन्हें अब तक टूर्नामेंट में खेलने का अवसर नहीं मिला है। वाराणसी मंडल की सब जूनियर बालक हॉकी टीम ने गुरुवार को प्रदेशीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रही इस प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल ने लखनऊ मंडल को 2-1 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। विजेता टीम की ओर से राहुल यादव और शुभम ने 1-1 गोल दागा। तो ये था अपने शहर बनारस और देश दुनिया का हालचाल। और अब आइए चलते हैं और करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1959 में देश के पहले टीवी चैनल दूरदर्शन का शुभारंभ हुआ था। उस वक्त इसका नाम टेलीविजन इंडिया हुआ करता था। शुरुआत में हफ्ते में मात्र 3 दिन ही इसका प्रसारण हुआ करता था, वह भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। बाद में 1975 में इसे दूरदर्शन नाम दिया गया, जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि टीवी का पर्याय बन गया। आपको यह भी बता दें कि दूरदर्शन पर पहला कलर्ड प्रसारण 25 अप्रैल 1982 से आरंभ हुआ था। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, साहित्यकार पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और अब आइए बातें करते हैं आजकल की। जैसा मैंने आपको बताया कि आज है इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस, जो मनाया जाता है आधुनिक भारत के निर्माता, महान इंजीनियर, भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आपका जन्म 15 सितंबर 1860 को मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। इस दिन के विषय और महत्व पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश पांडे। आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। आज 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में बना रहे हैं, जो कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है। आज के दिन हमें इंजीनियर्स और उनके कंट्रीब्यूशंस को याद करते हुए समझना चाहिए कि हमारा जीवन में इंजीनियर्स का क्या योगदान है, हमारे देश की प्रगति में इंजीनियर्स का क्या योगदान है। तो मैं अगर स्टार्ट करूं भारत के आज़ादी से, तो शुरुआती दौर में सिविल इंजीनियर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे काम हुए। 1980 के दशक से देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस के डोमेन में हमारे देश ने प्रगति करना शुरू किया और 2000 आते आते सर्विस सेक्टर में हम एक वर्ल्ड के की प्लेयर के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए। इसने हमारे देश में कई लोगों को रोजगार दिया और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक मजबूत नींव रखी। हम देखें तो इंजीनियरिंग एक ऐसा कला है जिससे इंजीनियर्स तो डेफिनेटली वो काम करते हैं, नई इंजीनियरिंग विधाओं का इनोवेशन और प्रोडक्ट के रूप में उनको ऑफ़र किया जाता है, लेकिन इससे आम आदमी का जीवन भी प्रभावित होता है। आप मोबाइल फ़ोन्स को देख लें, डेस्कटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गैजेट्स। एग्रीकल्चर में भी इंजीनियरिंग का बहुत ही ख़ास उपयोग किया गया है। तो इंजीनियरिंग को हम ऐसा मानें कि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।
मैं ये देखूं तो सर्विस सेक्टर के आने के बाद से फिर से हमारा देश एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहा, जहां पे हम NEP नई शिक्षा नीति जैसी पॉलिसीज़ को लेके आ रहे हैं। पहली बार इस बात की पे गौर दिया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, जिससे कि ये सब तक इंक्लूसिव फॉर्म में पहुंच सके। 2020 ऑनवर्ड्स देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस विभाग अगेन कई सारे डोमेन्स में फर्दर डिवाइड हो गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन, और बाकी सारे डोमेन्स का भी इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स आ रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स का मिलके एप्लीकेशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने देखा इसरो ने चंद्रयान 3 का सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो ये सारी चीज़ें देश के इकोनॉमी में और देश के सिक्योरिटी में और देश के मजबूती से विश्व पटल पे खड़े होने में सहयोग करती हैं। इंजीनियरिंग में मैं ये भी देखता हूँ कि सप्लाई चेन जो बैक इन 2020 हम कोविड-19 से जब लड़ रहे थे, तो हमें ये बात सामने आई कि हमारी सप्लाई चेन में कुछ खामियां हैं, जिसे हमें सीखना चाहिए और आने वाले समय में इसमें और सुधार की आवश्यकता है, जो कि इंजीनियरिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सर्वेश पांडेय को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा। काशी कथा के इस अंक में आज बातें राणा महल और चौसट्टी घाट मोहल्लों की। चौसट्टी घाट मोहल्ले में अवस्थित चतुष्षष्ठी देवी के महात्म्य के संबंध में काशी खंड में जो कथा प्राप्त होती है, उसके अनुसार राजा दिवोदास के शासनकाल में पितामह ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव काशी छोड़कर मंदराचल पर चले गए, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था। वे काशी में लौटने के लिए व्यग्र रहते थे, लेकिन इधर राजा दिवोदास का तपोबल इतना प्रबल था कि न तो उन्हें वृद्धावस्था सताती थी और न ही उन्हें अकाल मृत्यु का भय था। वे अपने कार्य में इतनी निष्ठा के साथ लगे रहते थे कि उनसे कोई त्रुटि या अपराध हो ही नहीं पाता था, जिसके आधार पर उन्हें काशी से हटाया जा सके। और उधर काशीपुराधीश्वरी देवी पार्वती जी भी काशी से दूर रहकर बहुत कष्ट का अनुभव कर रही थी। ऐसे में एक दिन भगवान शिव ने काशी लौटने की व्यवस्था करने के लिए 64 योगिनियों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे काशी में जाकर अपनी माया से राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करके काशी छोड़ने पर बाध्य कर दें। शिव जी की आज्ञा सुनकर काशी दर्शन के लोभ से प्रसन्न हृदय वाली ये योगिनियां तुरंत काशी आईं और यहाँ पर रह करके वे सभी छद्म वेश धारण करके राजा को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास करने लगी। लेकिन वे इसमें सफल न हो पाईं और लज्जा के कारण वे यही मणिकर्णिका तीर्थ में बस गईं। गजानना, सिंहमुखी, सुरप्रिया, वाराही, कामाक्षी, मृगाक्षी आदि नामों वाली इन 64 योगिनियों की पूजा आराधना से 64 कलाओं की प्राप्ति, अभीष्ट सिद्धि और विघ्न का विनाश होता है, ऐसी मान्यता है। ऐतिहासिक अनुसंधानों में समीपवर्ती राणा महल में इन योगिनियों की 64 मूर्तियां होने का उल्लेख प्राप्त होता है। हालांकि आजकल चौसट्टी घाट के ऊपर विराजमान 64 योगिनियों का प्रतीक मानकर दर्शन, पूजन और यात्रा करने का प्रचलन है। मंदिर परिसर में चौसट्टी माता की प्रतिमा अत्यंत तेजस्विनी है। इनके सम्मुख भद्रकाली है और बीच में वाहन सिंह की प्रतिमा है। चौसट्टी मंदिर से पूरब में एक सूखे और ठूंठ पेड़ की जड़ में षष्ठी देवी हैं, जिनका बंगाली परिवारों में काफी समादर है। यहाँ से उत्तर दिशा को गली में काशी खंडोक्त 56 विनायकों में से आग्नेय कोण में तीसरे आवरण के वक्रतुंड विनायक हैं, जिन्हें स्थानीय जनता सरस्वती विनायक कहकर संबोधित करती है। राणा महल को 17वीं शताब्दी में उदयपुर के महाराणा ने उदयपुर से काशी आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया था। घाटों की दृष्टि से चौसट्टी घाट बेहद प्राचीन है। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए 3 ओर से सीढ़ियां हैं। इसे बंगाल के अंतिम राजा प्रतापादित्य ने बनवाया था। गिरवाण पद मंजरी में 1600 से 1660 के बीच इस चतुष्षष्ठी योगिनी घाट कहा गया है और इसका निर्माण बताया गया है। आधुनिक दरभंगा घाट का पुराना नाम मुंशी घाट था। प्रिंसेप ग्रीवेज और वैक्स के नक्शे में इसका यही नाम लिखा है।
इसे सन 1812 से 1824 में नागपुर राजा के एक मंत्री श्रीधर मुंशी ने बनवाया था। इसके ऊपर मुंशी घाट मोहल्ला आज भी है। राणा महल घाट संभवतः संवत 1909 में बना था। प्रिंसेप के नक्शे में इसका नाम नहीं है। राणा महल घाट और चौसट्टी घाट के सामने गंगा जी में चतुष्षष्ठी योगिनी तीर्थ कहा गया है। चौसट्टी मंदिर के सामने वाली गली का नाम श्यामाचरण लाहिड़ी मार्ग है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में क्रिया योग के विश्व प्रसिद्ध साधक श्यामाचरण लाहिड़ी रहते थे, जिन्हें लोग लाहिड़ी महाशय कहकर पुकारते थे। तो यह था काशी कथा का आज का अंक। और अब आइए चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल समाचार। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना है और गुरुवार को हालांकि धूप छांव का खेल जारी था, लेकिन अब आगे मौसम के सुहावने रहने की पूरी संभावना है। तो भाई अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है। तो गुरु अब चलने की दीजिए अनुमति। जय जय बनारस।